बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसार। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदरूनी तनाज़ात की बात करेंगे और देखेंगे कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को टीवी इंटरव्यू देने की ज़रूरत क्यों पेश आई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुफाहमती सियासत से क्या हासिल करना चाहती है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने और दीगर सियासी जमातों में शमूलियत हासिल करने वाले कायदीन और उनके सियासी मुस्तकबिल पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि क्या तहरीक इंसाफ की गैर मौजूदगी में ऐसे सियासी कायदीन अपनी नशस्तों पर कामयाब हो सकेंगे। जबकि प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा सादिया स्टेक, जिसमें हम गजा में जारी जंगी सूरत हाल पर बात करेंगे और देखेंगे इसराइल गजा में क्या मकासद हासिल करना चाहता है और अमरीका कब तक सेहूनी रियासत की मदद जारी रख सकेगा। प्रोग्राम के पहले हिस्से की तरफ आते हैं। आज से 2 रोज कबल शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी ने जियो न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए गुज़श्ता 3 माह से चलने वाली पार्टी पॉलिसी को यकसर एक नया रुख देते हुए वाजे किया कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने सियासी तरबियत हासिल नहीं की, ताहम तरबियत हासिल कर रहे हैं, लेकिन अभी वक्त लगेगा। साबिक सदर ने पार्टी की पॉलिसी वाजे करते हुए मजीद बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह वो खुद हैं और पार्टी के टिकट्स का इजरा का इख्तियार भी उनके पास है। बिलावल को भी टिकट वही देंगे। आसिफ अली जरदारी का टीवी इंटरव्यू गुज़श्ता हफ्ते की प्रेस रिलीज का तसलसल दिखाई देता है, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए कहा था कि मुल्क शफाफ इंतखाबात की तरफ जा रहा है। पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात के लिए तैयार है। गुज़श्ता 3 माह की पार्टी पॉलिसी का जायजा लिया जाए तो बिलावल भुट्टो जरदारी मज़ाहमती सियासी लाइन के साथ चल रहे थे, जबकि गुज़श्ता 1 हफ्ते के अंदर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्टी पॉलिसी को यकसर तब्दील करके रख दिया। साबिक सदर का इंटरव्यू किसी दबाव का नतीजा था या जरदारी साहब किसी मुफाहमती पॉलिसी पर बढ़ते हुए मुस्तकबिल के सियासी जोड़ तोड़ को यकीनी बना रहे हैं? ये सबसे अहम सवाल है। बिलावल भुट्टो जरदारी गुज़श्ता 10 साल से न सिर्फ पार्टी चला रहे हैं बल्कि गुज़श्ता 16 माह की इत्तेहादी हुकूमत में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के अहम मनसब पर भी फाइज रह चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहैसियत वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियां खुशअस्लूबी से निभाई हैं, जिसकी तारीफ न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन बल्कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी करते रहे हैं। इत्तेहादी हुकूमत के इख्तिताम के बाद से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पार्टी की इंतखाबी मुहिम चला रहे थे और गुज़श्ता 3 माह से एक मुज़ाहमती पॉलिसी को लीड करते हुए नजर आ रहे थे, जिसकी बदौलत अवामी पजीराई भी मिल रही थी। बिलावल भुट्टो जरदारी के गुज़श्ता 3 माह के खिताबात का अगर जिक्र किया जाए तो लेवल प्लेइंग फील्ड मुयस्सर ना आने के नारे के साथ उनकी तनकीद के निशाने पर न सिर्फ इलेक्शन कमीशन रहा बल्कि निगरान हुकूमत, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और एस्टैब्लिशमेंट भी उनके निशाने पर रही। अगर बिलावल भुट्टो के गुज़श्ता 3 माह के अहम बयानात को देखा जाए तो हम देखते हैं कि 19 अक्टूबर को बिलावल भुट्टो ने सानह कारसाज के जलसे में इलेक्शन कमीशन, मुस्लिम लीग नून और एस्टैब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि एक शख्स की वापसी के लिए इलेक्शन का इल्तवा किया जा रहा है। 14 नवंबर को मिठी सिंध में जलसा करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि इस मर्तबा पाकिस्तानी अवाम किसी सिलेक्टेड को नहीं मानेंगे। हमने गुज़श्ता 5 साल तहरीक इंसाफ की सिलेक्टेड हुकूमत को बर्दाश्त किया है, अब ऐसा नहीं होगा। सिलेक्टेड राज काबिल कबूल नहीं होगा। 20 नवंबर को नौशहरा में जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने नून लीग को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो कहते हैं कि बात हो गई है, 2 तिहाई अक्सरियत हमारी है, मगर हम अवाम के अलावा किसी और का फैसला मानने के लिए तैयार नहीं। 21 नवंबर को बिलावल ने दीर में जलसे से खिताब करते हुए एक बार फिर नून लीग को ललकारते हुए कहा कि शेर तो बिल्ली निकला, अवाम ने महंगाई का चेहरा देख लिया, महंगाई के सिवा कुछ नहीं मिला। बिलावल भुट्टो जरदारी के मुज़ाहमती बयानात को अवामी पजीराई मिल रही थी। इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा रहने के बावजूद बाआसानी गुज़श्ता 16 माह की महंगाई और बेरोजगारी के बावजूद इंतहाई खूबसूरती से इंतखाबी बयानियां बनाते हुए दिखाई दे रहे थे, मगर साबिक सदर के टीवी इंटरव्यू ने सूरत हाल यकसर बदल दी। पार्टी तर्जुमानों का कहना है कि बिलावल पहले से तयशुदा दौरे पर दुबई रवाना हुए थे, मगर आसिफ अली जरदारी की रवानगी की खबरों ने एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर के तनाज़ात को वाज़े कर दिया है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि क्या साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने टीवीसी दबाव में दिया था? जरदारी साहब मुज़ाहमती सियासत के बजाय क्यों मुफाहमती सियासत की तरफ बढ़ना चाहते हैं?
हमारे साथ इसी मौजू पर बात करने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी साहब। कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो बताएं कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो गया, आप लोगों की कैंपेन एक बनती हुई नज़र आ रही थी, एक जो मोमेंटम था वो बिलावल साहब ने बना दिया था कि पीपल्स पार्टी कौन सी लाइन या कौन से नैरेटिव पे चलना चाह रही है। ये फिर अचानक जरदारी साहब को इस इंटरव्यू की और जो बातें ख़ास तौर से उन्होंने की उसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पेशावर में केपी में जो है वो मुख्तलिफ कन्वेंशन वर्कर कन्वेंशन से खिताब किया और 2 वर्कर कन्वेंशन तो जलसे की सूरत इख्तियार कर चुके थे और उसने अपने एक बयानिया कहें या उन्होंने अपने वर्करों को एक पैगाम दिया कि हमने इस बेस पे इलेक्शन लड़ना और मैनिफेस्टो भी आगे आना है। और उसने अपने आप को एज ए प्राइम मिनिस्टर पेश किया कि एक नौजवान, क्योंकि हमारे पास मेजॉरिटी आबादी नौजवानों की और मेजॉरिटी अभी जो वोट जो नए इंदराज हुए वोटों उसमें 1.5 करोड़ जो है वो यूथ आई है, तो यूथ की जो है मसाइल यूथ ही समझ सकती है। हमें अब आगे बढ़ना है और यूथ को आगे आना है। और उन्होंने तजवीज़ दी थी, जैसे उन्होंने कहा कि जी पुराने लोग या जो भी है उन्होंने कहा ट्रांजिशन होनी चाहिए। जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, इस तरह PMLN में भी हमजा शहबाज है, मरियम है, मूनस है, मौलाना साहब के बेटे हैं, बाकी हैं, इनको आगे आना चाहिए। नेशनल असेंबली में भी उन्होंने ये तकरीर में कहा कि इनको आगे आना चाहिए, इस मुल्क की बागडोर संभालनी चाहिए, क्योंकि हमारे मसाइल यूथ के मसाइल या हमारे मसाइल हम ही आपस में जो है ना वो समझ सकते हैं। जरदारी साहब के इंटरव्यू को बड़ा मीडिया में उठाया गया कि जी उन्होंने क्यों बिलावल साहब को, देखें आप उसको ये ना भूलें कि जरदारी साहब एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट हैं, बिलावल साहब चेयरमैन है पार्टी के 3P के, लेकिन साथ साथ जरदारी साहब जो है उनके वालिद भी हैं। आप जितने भी एज में बड़े हो जाएंगे आप अपने वालिदैन के लिए उसी तरीके से हैं। उन्होंने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बिलावल साहब ने 16 महीने की फॉरेन मिनिस्ट्री में साबित किया, वो तो उन्होंने बहुत अच्छा, हमने तो खुद अभी इंट्रो में बात की है, लेकिन अगर खुद उनके वालिद साहब की तरफ से बात आ जाएगी कि नहीं अभी उनकी तरबियत नहीं हुई है, अभी तो वो अंडर ट्रेनिंग है। नहीं, वो तरबियत मीन्स के पॉलिटिक्स इज डे टू डे लर्निंग। आप रोज़ाना कुछ ना कुछ सीखते हैं, आप गलतियों से भी सीखते हैं, आप कुछ सीखते भी हैं। और आप मैं एक छोटी सी एक मिसाल दूंगा, जब 2018 में इलेक्शन हुए, PMLN और JOE ओथ लेने के तैयार नहीं थी कि सिलेक्टेड आ गए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी वो वाले लीडर थे जो उनको मनाने गए कि आप ओथ लें, हम पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जो है हम वो करेंगे। फिर APC बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बोला, जिसमें PDM की बुनियाद रखी गई थी और मौलाना साहब को उसका सरबराह बनाया गया था। फिर उन्हीं PDM ने कहा कि आप इस्तीफे दे, सिंध हुकूमत ख़त्म करें। उन्होंने कहा नहीं, हम जमहूरी तरीके से और आईनी तरीके से खेलेंगे और अदम एतमाद करेंगे। उसी अदम एतमाद में उन्होंने हमजा शहबाज शरीफ साहब को जो है वो वज़ीर आला बनाया और वज़ीर आज़म बनाया, और मौलाना साहब की टीम, उसके बेटे वो जो है वो मिनिस्टर बने। तो ये एक नौजवान की सोच थी इस तरीके से। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ कि बिलावल साहब ने अपनी बहुत सारी चीज़ों में ही हैज़ एक्चुअली प्रूव्ड हिमसेल्फ, लेकिन जब जरदारी साहब की तरफ से ये बातें आएंगी, क्योंकि एक तरफ तो जरदारी साहब ऑब्वियसली कहते हैं ना कि मेरी ख्वाहिश है कि बिलावल को वो वज़ीर आज़म देखें, उनकी उम्मीदवार जो हैं पीपल्स पार्टी के वज़ारत उज़्मा के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जब जरदारी साहब ये कह देते हैं कि नहीं अभी उनकी तरबियत हो रही है, अभी वो सीख रहे हैं, तो वो मुझे बुज़दार साहब याद आ जाते हैं। उनका भी एक बयान आया था कि जी मैं तो अभी सीख रहा हूँ, तो बड़ा मजाक सबने उड़ाया था। लेकिन वज़ारत उज़्मा के आपके उम्मीदवार हैं, उनके वालिद साहब कहते हैं कि अभी उनकी तरबियत हो रही है। वो देखें वो सीख रहे हैं और मैंने कहा डे टू डे सीख रहे हैं, लेकिन हमारे उम्मीदवार प्राइम मिनिस्टर के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही और वो सीखेंगे। देखें जैसे उनने फॉरेन मिनिस्ट्री चलाई, उनमें कैपेसिटी है। आप आज देखें कि जितने भी आपके नौजवान लीडर आने का, नौजवान को भी आप छोड़ें, जो सीनियर लीडर हैं उनमें जिस तरीके से उन्होंने एज ए स्टेटमेंट शो किया, वो जब बाहर ममालिक में जाते थे उन्होंने पार्टी चेयरमैन की हैसियत से नहीं जाते, एज ए फॉरेन मिनिस्टर जाते थे। लिहाजा इंशाल्लाह आप देखेंगे। लेकिन अच्छा, ये आपने जैसा यूथ की बात की है, क्योंकि बिलावल साहब का बड़ा एक परसिस्टेंट स्टांस रहा है, और अच्छा ये कल के प्रोग्राम में भी हम बात कर रहे थे कि नौजवान नस्ल को मौका मिलना चाहिए पाकिस्तान की सियासत में, जिस पे हम बहुत सालों से बहस कर रहे हैं, लेकिन उस पर ऑब्जेक्शन क्या है? जैसे नफीसा शाह साहिबा ने भी कहा कि वो बिलावल साहब को बयान नहीं देना चाहिए था, उनकी भी तनकीद आ गई। ऑब्जेक्शन क्या विद इन योर ओन पार्टी? नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। नफीसा शाह साहिबा ने किस हवाले से लिया, उसने सीनियर जूनियर कम्बिनेशन की बात की, और ऐसी बात नहीं है कि नफीसा शाह कहे कि जी वो गलत है और या वो इस किसी ने उनसे सवाल किया होगा उनके वालिद साहब के मुताल्लिक क्या होगा। डेफिनेटली वो हमारे पार्टी का सासा है, 90+ उसकी एज है, भुट्टो साहब से वो पार्टी में आ रहे हैं, तो उसके मतलब नहीं है कि हम उनको कह रहे हैं कि आपके वालिद साहब रिटायर हो जाएं। तो वो चीज़ें जो हैं हमने लीडरशिप। बट अगर ये तमाम सियासतदान रिटायर नहीं होंगे तो फिर नई नौजवान नस्ल कैसे आएगी? देखें होना चाहिए, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, कम्बिनेशन होता है यूथ और हमने ये नहीं कहा कि सीनियर जो है वो बैठ कर जो है, उन्होंने इसका कहा कि आप सीनियर बैठ जाएं, आप ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स करें, आप जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स करें, आप बताएं फील्ड में। तो आप देखें यंगस्टर्स को ही जाना है, आपने दिन में अभी आगे जाके इलेक्शन कैंपेन में 5-5, 6-6 जलसे कर रहे हैं, एक शहर जाना है, दूसरे शहर जाना है। पिछले दफ़ा भी अगर आप देखें कि बाई रोड एक हुआ था, अगर हमने लॉन्ग मार्च किया था
कराची से लेकर हम इस्लामाबाद तक जब आ रहे थे, हमने कितना लंबा एक लॉन्ग मार्च किया था। तो ये चीज़ें तो यूथ कर सकती है, वही आके मतलब है कि एनर्जेटिक है। एक ज़माना है कि जब वो भी एजेड होंगे, फिर उसके बाद और यूथ आएगी, ट्रांजिशन होती रहती हैं। और लिहाजा हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ट्रांजिशन फेज़ में हैं, और हमारे जो नेक्स्ट कैंडिडेट हैं इस इलेक्शन के वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं। PMLN की तरफ से एक टाइम पे नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा बहुत ज़्यादा मुज़ाहमती बयानियाँ लेकर चल रहे थे, फिर शहबाज शरीफ आते थे, वो चीज़ों को थोड़ा कूल डाउन करते थे, मुफाहमत की बात करते थे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे हमेशा से उनके ताल्लुकात रहे हैं। यहाँ पे बिलावल साहब ने एक नैरेटिव बनाया, बहुत आड़े हाथों लिया, मुख्तलिफ जलसों का हमने हवाला भी दिया, किस किस तारीख को क्या क्या कहा उन्होंने, इस्टेब्लिशमेंट, PMLN, इलेक्शन कमीशन। बट जरदारी साहब आते हैं तो वो उनका बयानिया मुज़ाहमत से हट के मुफाहमत वाला हो जाता है, वो बयानिया हो जाता है जो शहबाज शरीफ साहब का था एक वक्त के अंदर, या अभी भी है। ये क्यों? देखिए, इलेक्शन कमीशन के हवाले से हमने पहले स्टेटमेंट ली थी इलेक्शन की डेट की। इलेक्शन की डेट आ गई, हमने कहा कि अभी आप शेड्यूल दें। बाकी हमें इलेक्शन कमीशन पे बिल्कुल एतमाद है, हम इलेक्शन के वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएंगे। हमें यकीन है कि वहाँ पर जो है वो RO इलेक्शन नहीं होगा, RTS सिस्टम नहीं बैठेगा, धुन या इस किस्म की चीज़ें नहीं होंगी। वो जो आप कहते थे कि इलेक्शन कमीशन फैसिलिटेट कर रहा है PMLN को, या नहीं, हमने इलेक्शन कमीशन से हमने इलेक्शन कमीशन से मीडिया के जरिए कंप्लेंट की है, और इलेक्शन कमीशन ने उसको सुना, कल उन्होंने एक लेटर भी इशू किया है PSPM को भी। और हम ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन नहीं, निगरान हुकूमत फैसिलिटेट कर रही है। किस हवाले से कर रही है? जब एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लंदन से आए, उसको सी ऑफ करे हाई कमिश्नर। जब वो पाकिस्तान पहुंचे, हम कहें 2017-18 में या उसके बाद, कि PTI के चेयरमैन के लिए गलत है कि उसके लिए अदालत से बार बंद आए और सिग्नेचर ले, तो ये चीज़ भी गलत है कि मीर नवाज शरीफ साहब के फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो स्टेट लॉन्च में हों। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि हर किसी का ये हक है। हर किसी का हक नहीं है प्राइम मिनिस्टर साहब, मेरे लिए या आपके लिए या इन जो आपके कैमरा मैन इनके लिए नहीं है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपकी सिविल इंतज़ामिया जिस किस्म का तासुर दे रही है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ, प्रोटोकॉल के तासुर दे रही है। हम ये सवाल करते हैं कि 5 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स को वही चीज़ हो रहा है? अगर वो नहीं हो रहा है और एक के साथ हो रहा है, तो आप अगर चौथी दफ़ा भी अपने आप को पेश कर रहे हैं कि मैं वज़ीर आज़म के लिए पेश हूँ, और हम एक लाडले से जान छुड़ा के दूसरे लाडले की तरफ जा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? आप क्यों, आप चौथी दफ़ा भी आपको मियां साहब को वो बयानिया कि वोट को इज्जत दो, मुझे क्यों निकाला, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। चलो चौथा तो उनका वो था ना कि मैं गरेबान से पकड़ूंगा, ये करूँगा, चलो उनका वो ज़ाती मसला था, उन्हें माफ़ कर दे, अच्छी बात है। लेकिन ये तो अवाम का था ना कि मुझे क्यों निकाला, मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्यों निकाला गया था। वोट को इज्जत दो। ये आते ही साथ पहला उन्होंने लाहौर से बाहर जो दौरा किया वो क्वेटे का किया। किसके पास गए? ठीक है, वो बलूचिस्तान में हमें क्या कहते थे? हाँ। हमें शेम कहते थे। हाँ। अपने लिए क्या कहा उन्होंने? ठीक, लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये लाडले का तासुर तो अब बन गया कि वो हमारे यहाँ हर दौर के अंदर कोई ना कोई लाडला, जैसे आपने खुद कहा कि एक के बाद अब दूसरा आ गया है, तो इस पे पीपल्स पार्टी कर क्या सकती है? क्योंकि जरदारी साहब ने तो कहा है कि जी नून लीग ये ना समझे कि उनको बढ़तरी मिल जाएगी, उनके साथ बाकी जमातें भी होंगी, पीपल्स पार्टी के साथ भी उनको बैठना पड़ सकता है। तो वो तो ऐसा लग रहा है पावर शेयरिंग फार्मूला को बनाना चाह रहे हैं कि इतनी वजारतें इसकी हों, इक़्तिदार में इतने पोर्टफोलियोज दूसरे के पास हों। PMLN का एक वतीरा रहा है कि उन्होंने हमेशा इदारों को सियासत में धकेला है। मैं ये कहूँ कि वो लाडले, वो तासुर देना चाहते हैं कि बस मैं PTI का चेयरमैन गया और उसकी जगह मैंने सीट संभाल ली है। ठीक, तो लोगों को तासुर देना चाहते हैं कि आप हमें वोट करें। उनकी तरफ से तो यही कन्वे हो रहा है ना कि मैं हूँ अगला वजीर आज़म। तो वो इसलिए अवाम में क्यों नहीं जा रहे? इसलिए नहीं जा रहे कि अवाम में उनको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। वो यहाँ से चीज़ें लोगों में पक्का कर रहे हैं कि मुझे बना रहे हैं वज़ीर आज़म, लिहाजा मैं वज़ीर आज़म बन रहा हूँ, तो लिहाजा आप मुझे वोट करें। और उसमें अभी तक वो कामयाब नहीं हो सके। नहीं हुए। जाए ना अवाम में, कन्वेंशन करें। कह रहे हैं ना कि हमने लाहौर में जलसा किया था, पंजाब में क्यों नहीं जाते? पंजाब में तो कह रहे हैं क्लीन स्वीप कर रहे हैं। कभी GDA के पास, कभी MKM के पास, कभी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पास, कभी KPK जा रहे हैं मौलाना साहब के पास, कभी किसी और के पास। जो आप क्लीन स्वीप कर रहे हैं और 2/3 मेजॉरिटी आपको मिल रही है, तो आप क्यों बेसाखियों का सहारा ले रहे हैं? फिर आप जाएँ ज़रा अवाम में, पंजाब के अवाम में तो जाए ना, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना वोट पड़ रहा है। पीपल्स पार्टी कहाँ है वैसे पंजाब में? पीपल्स पार्टी ने अभी कन्वेंशन कर रही है पंजाब में। हम साउथ पंजाब भी जा रहे हैं, सेंट्रल पंजाब भी जा रहे हैं, जैसे हमने KP में अभी किए हैं। हम एक सेकंड फेज़ एक और KP में हमारे और कन्वेंशन है 4-5, वो भी करेंगे। पंजाब में, साउथ पंजाब में, सिंध में, हम बलूचिस्तान में 30 नवंबर को हमारा फाउंडेशन डे है, हम वहाँ पर जलसा करने जा रहे हैं। उसके बाद जब शेड्यूल आएगा 30 के बाद, जब डिलिमिटेशन ख़त्म होती है, तो हम अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू करेंगे। जब इलेक्शन शेड्यूल आएगा हम टिकटें तकसीम करेंगे, उसके बाद हम इलेक्शन शेड्यूल। ये जो एकदम नई बहस पीपल्स पार्टी को लेके जरदारी साहब के इंटरव्यू के बाद छिड़ गई है, मुझे याद आया कायरा साहब हमारे प्रोग्राम में थे कुछ रोज़ पहले, उन्होंने जरदारी साहब के मुख्तदर हलकों में यहाँ इस्लामाबाद में मुलाकातों का जिक्र किया था। सो ये उन मुख्तदर हलकों की मुलाकातों के बाद कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं कि उनको इंटरव्यू देना पड़ा है? आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई चीज़ है। और हमारी पिछली CC में हमारी ये डिस्कशन हुई थी लाहौर में, आपको याद होगा कि पंजाब के हमारे दोस्तों ने बहुत सी शिकायत पंजाब हुकूमत के हवाले से की थी, अभी भी हैं। हमारे एक कसूर से हमारे चौधरी मंजूर साहब हैं, कल ही मेरे से बात हुई थी, उनके भाई के ऊपर नाजायज़ FIR हो रही हैं,
बात नहीं सुनी जा रही। वो उन्होंने कहा कि IG के पास भी गए, गालिबन वो CM के पास भी गए, फिर भी वो नहीं है क्योंकि उनके मुखालिफ वहाँ पर PMLN के हैं और वो इंतज़ामिया वो कह रही है कि PMLN के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। जब ये मैसेज आप करेंगे, लेकिन हमने देखें हर पीपल्स पार्टी ने हर पिच पे मैच किया हुआ। हमने ज़िया-उल-हक का मार्शल आर्ट भी देखा है, हमने मुशर्रफ का भी देखा है, उसमें भी अलग इलेक्शन जीते हैं, इसमें भी जीते हैं, तो इसमें भी इंशाअल्लाह ताला हम हर पिच पे खेल सकते हैं। लेकिन जब हमारी नई CC की मीटिंग होगी जब अगली आएगी, ज़रदारी साहब को हमने एक टास्क दिया था, उन्होंने कहा मुझ पर एतमाद करें, मुझे टास्क दे, मैं बात करूँगा निगरान हुकूमत के साथ भी, बाकी लोगों के साथ भी, फिर आपको मैं अपडेट करूँगा। अब नई अगला वो होगा CC की मीटिंग। डू यू हैव इनफ टाइम? 8 फरवरी को तो इलेक्शन है, आप नहीं, हमारे CC तो भी बहुत जल्दी हो जाएगी क्योंकि हमारा CC तो उसमें बताएंगे। वरना देखें हमने इलेक्शन से पहले हुकूमतें भी देखी, हमने पोजीशन भी देखी है, हम उसमें लेनी है कि हम बेताब है कि हमें खामा जो है हमें सेलेक्ट करके या हमें जो है लाडला बना के आप हमें हुकूमत में बिठा दें। लाडला या सेलेक्ट होने से बेहतर है कि हम अपोजिशन में बैठे। इलेक्शन अनाउंस हो गए, एक तारीख जो है वो आ गई, आप लोगों ने इलेक्शन में जाना है, पंजाब में आप लोग ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये तासुर दे देना कि जी 2 पार्टियां हैं, एक 4P वाली, एक 3P वाली है, ये अच्छा इंप्रेशन गया है तो पहले या कंफ्यूजन है? तो सही, लेकिन इलेक्शन से लोगों में बहुत कंफ्यूजन है। देखें अक्सर हम कहते हैं कि पार्लियामेंटेरियन के ये आप कौन सी पार्टी के सेक्रेटरी तलाते हैं, 3P या 4P? 7P दोनों को इकट्ठा कर दिया है। नहीं, मैं 3P का हूँ, शाज़िया मरी साहिबा 4P की, लेकिन नॉर्मली लोगों में ये कन्फ्यूजन होती है। और हमारे जो मुशर्रफ साहब के दौर में जब हमारी पार्टी बैन की गई थी, हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाई, अमीन फ़हीम साहब उसके सरबराह बने, उसके बाद भी हम सिंगल मेजॉरिटी पार्टी बने, फिर नैब को इस्तेमाल करके पैट्रियट बनाई गई। जब अमीन फ़हीम साहब फौत हुए तो प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब उसके प्रेसिडेंट बने। हमारी जो पार्लियामेंटेरियन जो पार्लियामेंट में मौजूदा सेंटर्स हैं या MPA MNAs हैं, वो पार्लियामेंटेरियंस की टिकट पे उनको पार्लियामेंटेरियंस का ही वो टिकट अवार्ड होता है, उसी से जो है वो इलेक्शन लड़ते हैं। और पार्लियामेंटेरियन के हमारे हमेशा कहते हैं पार्लियामेंटेरियन के, तो इसमें कोई हमें कोई वो नहीं है, लेकिन लोगों में ज़रा ज़्यादा वो था। जो ज़रदारी साहब ने कहा कि मैं ही टिकट दूंगा, बिल्कुल पार्लियामेंटेरियन के प्रेसिडेंट है। हमारे इंटरव्यूज़ होते हैं, पिछली दफ़ा भी जब हमारे इंटरव्यूज़ थे, जब आपके पास पंजाब में लोग हैं इंशाल्लाह जिनको टिकटें देंगे, उम्मीदवार हैं, तो नून लीग क्लेम कर रही है कि हर कोई उनकी तरफ आ रहा है, वो कह रहे हैं एक सीट के ऊपर हमारे पास 20 नून लीग की तो ख्वाहिश है कि वो ताजपोशी जो मीनार पाकिस्तान पे हो रही थी कि हमारी ताजपोशी हो जाए और हमें किसी तरीके से PM हाउस में बिठा दिया जाए, क्योंकि उनको पता है आवाम ने तो वोट देने नहीं है। तो अगर कल को बैठ जाते हैं तो आप लोगों ने तो पहले ही ख्वाहिश का इजहार कर दिया है, आपको तो पहले ही पता लग रहा है कि आप उनके साथ शामिल होना है। नहीं, 8 फरवरी को जब बक्से रखे जाएंगे, नून लीग को पता चल जाएगा कि उनको कितने वोट पड़ते हैं, जाए तो सही ना आवाम में। आपके इस एतमाद की वजह क्या है? हमने जैसे ज़रदारी साहब ने कहा कि हम इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर, नीचे की इत्तेहाद अभी बन रहा है, एक बनना है इलेक्शन के बाद। हम इलेक्शन के बाद की इत्तेहाद पे फोकस कर रहे हैं। हम नंबर गेम के जरिए जाएंगे PMLN के पास कि जी हमारी सारे लोग जो मेजॉरिटी किसी को दिलवाते हैं या किसी से छीनते हैं, वो तो उनकी तरफ चले गए। बाद वाले इत्तेहाद पे आपको भरोसा है? ये तो इमरान के साथ भी थे ना, PTI के शामिल से यही थे ना, तो आपके साथ भी आ सकते हैं। और जब शहबाज शरीफ के पास जा रहे थे तो उन्होंने कहा था आसिफ अली ज़रदारी साहब हमारे गारंटर बने। ऐसा ही है, ठीक है। तो आसिफ अली ज़रदारी साहब के बेटे के लिए गारंटर नहीं बनेगा? तो पाकिस्तान की सियासत अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है, ये लोग आपकी तरफ भी आ सकता है। PTI के दौर में आप कह रहे थे कि जी 10 साल का प्रोजेक्ट है, आप लोग आराम से सो जाओ, फिर प्रोजेक्ट खत्म हो गया। बिल्कुल सही। फैसल करीम कुंडी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। विल टेक अ ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। 16 माह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फ्रेंडली ऑपोजिशन फराहम करने के बाद साबिक ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज ने 16 सितंबर 2023 को लंदन में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद बाकायदा पार्टी ज्वाइन करते हुए अपने मुस्तकबिल के सियासी लाहे अमल को वाज़े कर दिया था। राजा रियाज ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन पर अपने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया, जबकि पार्टी के सदर मियां शहबाज शरीफ ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि राजा रियाज की पार्टी में शमूलियत से पार्टी पहले से मजीद मजबूत होगी। साबिक ऑपोजिशन लीडर की पार्टी में शमूलियत कोई हैरान कुन बात नहीं थी। गुज़श्ता 16 माह की फ्रेंडली ऑपोजिशन और तहरीक इंसाफ की पॉलिसियों के तनकीदी मौक़िफ़ से सियासी मुबस्सिरीन पहले से आगाह थे। राजा रियाज 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर फैसलाबाद के हल्का NA 110 से मुंतखब हुए थे, जहां उनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरहूम राना मोहम्मद अफजल थे। राजा रियाज मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार से 4000 वोटों की बढ़तरी से इलेक्शन जीत कर कौमी असम्बली पहुंचे थे। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में राजा रियाज तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज पर खुलकर तनकीद करते रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर के ओहदे पर फायज होने के बाद तहरीक इंसाफ के शरपसंद अनासिर के हाथों 9 मई के जलाओ घराव के वाकयात पर भी खुलकर अपना मौक़िफ़ देते रहे।
राजा रियाज ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर बात करते हुए कहा था कि तहरीक इंसाफ के अमल ने पूरे मुल्क को शर्मिंदा कर दिया है। तहरीक इंसाफ ने मुल्क के साथ वो किया जो आज तक भारत या तालिबान भी नहीं कर सके। ये भी कहा कि इमरान खान को सरेआम फांसी दी जाए। साबिक अपोजिशन लीडर के मौक़िफ़ से तो हम आगाह हो चुके हैं, मगर सबसे अहम सवाल, क्या राजा रियाज मुस्लिम लीग नून की नशिस्त पर कामयाबी हासिल कर सकेंगे? मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त पंजाब में अवामी रायामा अपनी तरफ करने की कोशिश में मसरूफ़ अमल है, वो कैसे राजा रियाज को इलेक्शन जितवा सकेगी? प्रोग्राम के इस हिस्से में इसी पर बात करने के लिए हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा और साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज अहमद खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो राजा साहब ये फरमाइएगा कि जो इस वक्त पब्लिक पल्स है और ख़ास तौर से इलेक्शन की डेट अनाउंस होने के बाद से लेकर अभी तक, क्योंकि आप अपने हलके में ये चीज़ें देख रहे होंगे, आवाम से इंटरैक्ट कर रहे होंगे, सो आपको लगता है कि PMLN ज्वाइन करने का आपका जो फैसला था वो दुरुस्त साबित हो रहा है? जी बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, और बहुत से लोग मुझे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि आपने बड़ा दुरुस्त फैसला किया है। हालांकि दरमियान में एक वक्फा आया था साइफर के बाद कि लोग कहते थे कि आपने गलत फैसला किया है जी। लेकिन 9 मई के वाकयात के बाद और अब जो हल्के के हालात हैं उसमें तो लोग मुझे बहुत ज्यादा वो तो ये कहते हैं कि आप बड़े दूर अंदेश हैं, कि आपने बड़ी सही असेसमेंट की और सही फैसले किए। तो आज तो इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून स्वीप कर रही है पंजाब में, और हमारे मुकाबले में उम्मीदवार ही कोई नहीं। हमारे फैसलाबाद शहर जिले में 10 सीटें MNA की, किसी सीट पे कोई किसी जमात का, चाहे पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, PTI हो और कोई जमात हो, किसी का कोई कैंडिडेट इस वक्त कैंपेन नहीं कर रहा। सिर्फ मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट कैंपेन कर रहे हैं, और अल्लाह के फजल से आप देखेंगी कि 8 फरवरी को इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून पंजाब से स्वीप करेगी और इंशाल्लाह वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे। अच्छा, आपने कहा कि जो 9 मई के वाक़यात हुए उसके बाद लोगों ने आपको कहना शुरू किया कि आपने अच्छा फैसला किया है, आप बड़े दूरअंदेश साबित हुए। वहीं पर काफ़ी सारे लोग जो है ना राजा साहब आप पे तनकीद भी करते हैं, और वो 16 महीने की जो फ्रेंडली अपोजिशन का ताना आपको देते हैं वो इसी आई थिंक कॉन्टेक्स्ट में भी आता है कि आपसे पहले ही वादा कर लिया था PMLN ने कि आप फ्रेंडली अपोजिशन करें और आपको टिकट देंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने जब मैं अपोजिशन लीडर रहा हूँ गाली गलोच की सियासत नहीं की, क्योंकि मैं इसके खिलाफ था। मैं इमरान खान को भी कहता था कि ये गाली गलोच और इंतकाम की सियासत जो है ये ठीक नहीं है। मैंने एक अच्छे तरीके से जो तनकीद की वो भी अच्छे तरीके से की, अखलाक के दायरे के अंदर रहते हुए की, और जो मैंने हुकूमत की अच्छी चीजें थी उन पर भी हुकूमत की तारीफ की। मैं समझता हूँ कि मैंने इस कल्चर को कि हर वक्त गालियां देते रहे, अपोजिशन का काम सिर्फ गालियां देना नहीं होता, मुस्बत तनकीद करनी होती है, और वो जहां मैंने मुनासिब समझी मैंने की है। और आप जब PTI का हिस्सा थे तब भी आप खुल के उनकी पॉलिसीज पर काफ़ी तनकीद करते रहे हैं। ख़ास तौर से जो 9 मई की बात आपने की है, आपने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये भी कहा था कि जो भारत नहीं कर सका वो एक शख्स ने कर दिया है और इसको सरेआम फांसी दे देनी चाहिए। सो अभी भी आप समझते हैं कि मौक़िफ़ आपका दुरुस्त था? जी, मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने हमारे जो शहीद हैं, जो इस दुनिया में इस वक्त नहीं है, हमारी वजह से नहीं है, पाकिस्तान की वजह से नहीं है, उनके जो मुजस्मे जलाए, जो उनके मुजस्मों को तोड़ा, और जिस तरह हमारे एहसास जगहों पे हमले किए, हमारे त्यारे जो इंडिया के त्यारों को गिराते थे उन त्यारों पर हमला किया, तो ये तो गद्दारी के ज़मन में आता है, और गद्दार की सजा जो है वो सजाए मौत है। तो इसको तो सजाए मौत होनी चाहिए। ये आदमी, इसने हमारे कल्चर को तबाह कर दिया है, इसने गाली गलोच की सियासत की, इसने करप्शन की, इसने गोगी और जो पंजाब का चीफ मिनिस्टर था उसको हमारे पे नामजद किया। इसने वो जुल्म पाकिस्तान के साथ किए हैं जो आज तक कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, इसने वो अमली तौर पे किए हैं। इसलिए मैं आज भी इस चीज पे कायम हूँ कि इस पर मुकदमा चले गद्दारी का, और इसने फिर फौज के अंदर भी साजिश की, बगावत कराने की कोशिश की, उस ज़िमन में भी इस पे मुकदमा चलना चाहिए। और इसको तो ये तो बड़े संगीन चीज़ें, संगीन मुकदमात हैं, तो अभी तक ये फिर सिलसिला रुक क्यों गया है? ये 9 मई के वाक़यात के खिलाफ जिन लोगों पे कार्रवाई होनी थी वो हुई क्यों नहीं? फिर हो रही है। आपको किसने कहा रुक गया? स्लो डाउन हो गई ना चीज़ें? नहीं हो रही है। आप देखें, कानून और कायदा तो कोई भी
नहीं कर सकते। ये तो नहीं हो सकता कि उसे पकड़ के, या जो लोग इसमें मुलव्वस है उन्हें पकड़ के सीधा फांसी भी दे दें। अदालतें हैं, अदालतों में केस चल रहे हैं, अदालतों में लेके जा रहे हैं, उसके पर जो केस हैं वो सारे चल रहे हैं। और हम मुतालबा करते हैं कि इसको जो जिन्होंने हमारे शहीदों के मुजस्समे जलाए हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, और ये उनका मास्टरमाइंड है, इसको भी सख्त से सख्त सजा दी जाए। ठीक है। अच्छा राजा साहब, आपने जिस तरह कहा कि जो आपका इंटरेक्शन है अवाम के साथ, उससे आपको लगता है कि PMLN ज्वाइन करने का फैसला दुरुस्त था, लेकिन नवाज शरीफ साहब के हवाले से जब पहली 3 दफ़ा वो वज़ीर आज़म रहे तो कहीं ना कहीं उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला बिगड़ जाते हैं। तो इस दफ़ा आपको लगता है कि अगर वो पावर में आते हैं, इक़्तिदार मिलता है, वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठते हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात ठीक रह सकेंगे? जी, मेरा ख्याल है इस वक्त जो मियां नवाज शरीफ सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि एक तो सब सियासी जमातों को साथ लेके चले, और दूसरा वो इस वक्त पाकिस्तान का सोच रहे हैं। और पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि हमें एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई की जरूरत ही नहीं है। हमें सिर्फ मिलके सबको, एस्टेब्लिशमेंट को, जमहूरी कुव्वतों को, सबको मिलके इस वक्त पाकिस्तान जिस मुश्किल हालात में है, खास तौर पे माशी, खास तौर पे महंगाई, बेरोजगारी, जो हालात हैं, बिजली के बिल हैं, ये गरीब आदमी के लिए सोचने का वक्त है और पाकिस्तान के लिए सोचने का वक्त है। ये सियासत करने का या वो वक्त नहीं है। इस वक्त जो भी हुकूमत आए, इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की आएगी, मियां नवाज शरीफ की आएगी, लेकिन हम पे ये भारी जिम्मेदारी है कि हमने गरीब आदमी को रिलीफ देना है, पाकिस्तान को पांव पे खड़ा करना है। ये 2 मिशन है, और इस मिशन में हमें किसी के साथ लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। हमने कोई, मियां नवाज शरीफ ने कहा कि हमने इंतकामी सियासत नहीं करनी, हमने आगे की तरफ देखना है। और ये 2 जो मिशन है, एक पाकिस्तान को पांव पे खड़ा करना और एक गरीब आदमी जो मुश्किल तरीन जिंदगी के दिन गुजार रहा है उसको रिलीफ देना। आपने जरदारी साहब का इंटरव्यू भी देखा होगा, जिसमें वो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है नून लीग को बरतरी मिले और ऐसी रविश रखनी चाहिए कि कल हुकूमत में इकट्ठे बैठ सके। उनको लगता है कि कोई पावर शेयरिंग फार्मूला होगा और PMLN के अलावा दीगर जमातें भी इक़्तिदार में उसका हिस्सा बन सकेंगी। आप लोगों ने पंजाब में स्पेसिफिकली सोलो फ्लाइट का जो फैसला किया है, वो दुरुस्त फैसला है? किसी एडजस्टमेंट के बगैर या किसी इत्तेहाद के बगैर आप इलेक्शंस में जाना चाहते हैं? पीपल्स पार्टी के बगैर विफाक में हुकूमत बन पाएगी PMLN की? आपने शायद मेरे पिछले 8-10 दिन के प्रोग्राम नहीं देखे। पंजाब में तो हम स्वीप कर रहे हैं, लेकिन वो कल जरदारी साहब ने भी कह दिया है, इसका मतलब वो भी अगली हुकूमत में हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं, और हमें ये करना पड़ेगा। अच्छा। अगर चाहे हम सिंगल मेजॉरिटी ले लेंगे, लेकिन हमें इसके लिए 2-3 अक्सरियत बनाने के लिए बाकी जमातों को भी इत्मीनान में लेना पड़ेगा। जरदारी साहब ने कल उसका सिग्नल दे भी दिया है, बाकी जमातें भी दे रही हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। पाकिस्तान जो इस वक्त मुश्किल तरीन हालात में है, कोई एक सियासी जमात उसको इस हालात से नहीं निकाल सकती। वफाक में एक ऐसी हुकूमत होनी चाहिए जो जिसमें बहुत से सियासी जमातें शामिल हों, बहुत से लोग शामिल हों, और मिल के एस्टेब्लिशमेंट भी ऑन बोर्ड हो, और मिल के बैठ के फैसले किए जाएं और पाकिस्तान को पांव पे खड़ा किया जाए, और गरीब आदमी जो बड़ा मुश्किल से जिंदगी गुजार रहा है उसको रिलीफ दिया जाए, ताकि रोजगार दिया जाए। राजा साहब, एक और बात बताइए, आपने तो चले दूरअंदेशी का सबूत देते हुए वो PMLN ज्वाइन कर ली, बट आपके जो बाकी कॉलीग्स 9 मई के बाद वो KPK में परवेज खटक साहब के साथ जाके शामिल हो गए, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी एक अलग ग्रुप बन गए, एक अलग जमात बन गई, उनका फ्यूचर आपको क्या नजर आता है? देखिए जी, वो मेरे लिए बहुत इज्जत की जगह है, काबिल एहतराम है, लेकिन आपको पता है कि वोट स्ट्रीट में हो तो फिर ही इलेक्शन जीतने का और इलेक्शन लड़ने का मजा आता है। स्ट्रीट वोट इस वक्त मुझे उनके पास जो लोग हैं, खास तौर पे पंजाब में इस्तेकाम पार्टी के पास, उन लोगों को मैं तकरीबन सबको जानता हूँ। उन लोगों के पास अपना अनफरादी वोट बैंक जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनके लिए मुश्किलात होगी कि उनको पार्टी के वोट की सपोर्ट नहीं होगी। जाती वोट और पार्टी का वोट दोनों मिले तो फिर इलेक्शन जरा आसान हो जाता है, आप अच्छी पोजीशन में आ जाते हैं। तो जाती वोट उनमें से कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनको मैं अच्छी तरह जानता हूं, उनके हलकों को भी जानता हूं, तो वो इस पोजीशन में हैं कि वो अच्छा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे।
लेकिन उनके लिए भी जीतना मुश्किल होगा, क्योंकि पार्टी की सपोर्ट कोई नहीं है। पार्टी की सपोर्ट उनको, पार्टी का वोट उनके पास नहीं है, अफरादी वोट उनके पास है। ठीक, एक आखिरी सवाल आपके हल्के से रिलेटेड ही, पीटीआई के टिकट पे जब आपने इलेक्शन लड़ा था तो वहाँ पे राना अफजल मरहूम जो हैं वो आपके मद्दे मुकाबिल थे। अभी उनके साहबजादे बड़े अरसे से पार्टी के अंदर एक्टिव हैं PMLN में, सो उनको क्या इस दफ़ा टिकट नहीं मिलेगा? आपको यकीन दिलाया गया है कि इस हल्के से टिकट आप ही को अवॉर्ड हो रहा है? नहीं, मैंने भी अप्लाई किया है, उन्होंने भी अप्लाई किया है, उनका हक बनता है। बोर्ड में जाएंगे, इंटरव्यू होंगे, मेरा माजी भी सारा सामने आएगा। मैंने इस हल्के से जितने इलेक्शन लड़े हैं, जीते हैं, मैं 3 दफा MP रहा हूँ, सारे तजर्बा मेरे वो छोटे भाइयों की तरह है, मेरे लिए एहतराम की जगह है। तो उसके बाद पार्टी जो फैसला करेगी वो भी कबूल करेंगे, मैं भी कबूल करूंगा। राइट, राजा रियाज अहमद खान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। विल टेक अ ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड। अमरीकी हुकूमत इजराइल के जंगी जराइम की हिमायत में हर हद पार करती हुई दिखाई दे रही है। तमाम अमरीकी ओहदेदार सेहूनी रियासत के हाथों जेनोसाइड और एथनिक क्लेंजिंग के अमल को मानने के लिए तैयार नहीं है। आज से 2 रोज कबल जब एक सहाफ़ी ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन खर्बी से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इजराइल के हाथों गजा में जारी जेनोसाइड और एथनिक क्लेंजिंग की बात की तो जॉन खर्बी हवास बाख्ता होकर इजराइल का दिफा करते रहे। जॉन खर्बी का कहना था कि सब लोग वॉक करते हुए जेनोसाइड की बात करते हैं, हम इनके ख्यालात की कदर करते हैं, मगर जेनोसाइड के लफ्ज़ का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बल्कि हमास इजराइलियों का जेनोसाइड चाहता है। हमास इजराइल को दुनिया के नक्शे से ख़त्म करना चाहता है। 7 अक्टूबर बार बार हो सकता है। 7 अक्टूबर को कत्लेआम हुआ, मासूम लोगों को ज़िबाह किया गया, लोगों को उनके घरों और म्यूजिक फेस्टिवल में मारा गया। हमास जेनोसाइड की नीयत रखता है। हाँ, गजा में बहुत सारे सिविलियंस मारे जा चुके हैं, मरने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। हम इजराइल को कह रहे हैं कि जितनी एहतियात हो सकती है वो की जाए, इजरायली कार्रवाई नहीं रुकेगी। लेकिन इजराइल ने फ़लस्तीन और गजा को दुनिया के नक्शे से मिटाने की कोशिश नहीं की। इजराइल एक जेनोसाइड की थ्रेट के खिलाफ अपने दिफा की कोशिश में मसरूफ़ अमल है। जॉन कर्बी ने मजीद झुंझलाते हुए कहा कि जब हम जेनोसाइड लफ्ज़ का इस्तेमाल करें तो हमें इसको अप्रोप्रिएटली इस्तेमाल करना चाहिए। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी के तर्जुमान का सरकारी मौक़िफ़ तो हमारे सामने है, मगर अमरीका आज भी गजा में जेनोसाइड और एथनिक क्लेंजिंग की मुकम्मल सरपरस्ती करता हुआ नजर आ रहा है। जॉन कर्बी के बयान पर अमरीकी प्रोफेसर जेफरी सैक्स ने तबसरा करते हुए कहा कि इजरायली हुकूमत और इजरायली डिफेंस फोर्सेस के बयानात को देखा जाए तो वो इंतहाई बुरे हैं। नेशनल सिक्योरिटी के तर्जुमान को बयानात के बजाय देखना चाहिए कि इजरायली काबीना के मेंबरान क्या कहते हैं और वो कैसे इजरायली बयानात का दिफा कर सकते हैं। जो भी इजरायली हुकाम की तरफ से कहा जा रहा है वो बहुत ही तकलीफदेह है। प्रोफेसर जेफरी सैक्स का मजीद कहना था कि इजरायली हुकूमत और इजरायली आर्मी की तरफ से इस वक्त हजारों की तादाद में बेगुनाह लोगों को मारा गया, जिसमें हजारों की तादाद में बच्चे भी शामिल हैं। वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। वो गजा को मुकम्मल तौर पर तबाह कर रहे हैं, जिसके बाद गजा में दोबारा रिहाइश मुमकिन नहीं हो सकेगी। और मिस्टर कर्बी को बात करने से पहले इजरायली बयानात और उनके एक्शन को देखना चाहिए। इजराइल के हाथों नस्लकुशी का सिलसिला जारी है, लेकिन सबसे अहम सवाल, इजराइल कब तक जंग जारी रखने की सलाहियत रखता है। इजराइल की मौशी सूरत हाल जंग को मजीद तूल देना बर्दाश्त नहीं कर सकती। अमरीकी दिफाई तज्ज़ियाकार कर्नल रिटायर्ड डगलस मैकग्रेगर का कहना है कि इजराइल की इकॉनमी इस वक्त डूब रही है। जंग के लिए लाखों की तादाद में लोगों को मोबिलाइज किया गया है। अगर वो जंग में हिस्सा ना ले रहे होते तो इस वक्त अपना काम कर रहे होते। इजराइल की मईशत इस वक्त अमेरिका की लाइफ सपोर्ट पर चल रही है। जंग के आगाज से अब तक अमेरिका कई अरब डॉलर्स इजराइल की जंग पर लगा चुका है, मगर कब तक अमेरिका इजराइल की मदद करता रहेगा। अमेरिका की अपनी मईशत अच्छी पोजीशन में नहीं है, इसलिए अमेरिका इजराइल की जंग को ज्यादा लंबे अरसे के लिए सपोर्ट नहीं कर सकेगा। यहाँ पर दूसरा अहम सवाल, मुकम्मल जंगबंदी कैसे मुमकिन हो सकेगी। नेतन्याहू की हुकूमत फ़लस्तीनी आबादी को मुकम्मल तौर पर गजा से बाहर धकेलना चाहती है और नेतन्याहू यकीन रखते हैं कि वो ये कर सकते हैं। उनका ख्याल है कि गजा की मुकम्मल आबादी को मिस्र में धकेला जा सकता है। इजराइल दुनिया को दिखाना चाहता है कि हमारा मिशन एकम्प्लिश हो चुका है, अब गजा में कुछ भी नहीं बचा और नेतन्याहू की हुकूमत अवामी रद्द-ए-अमल बर्दाश्त करने के लिए तैयार है।
आज के एडिटोरियल को हम इस नुक्ते पर कंक्लूड करते हुए वाजे करते हैं कि वक्ती सीज फायर तो मुमकिन हो सकता है, मगर इजरायली कार्रवाइयां अपने अहदाफ की तकमील तक जारी रहेंगी और सेहूनी अफवाज गज़ा को मुकम्मल तौर पर तबाह करेंगी ताकि मुकम्मल आबादी का गज़ा से इंखला मुमकिन हो सके। ये वो पॉइंट होगा जहां इजराइल फुल स्टॉप लगाएगा। इजराइल को ना मगरबी दुनिया की परवाह है, ना मुस्लिम वर्ल्ड की परवाह है। जब तक अमेरिका और जो बाइडेन की मदद जारी रहेगी, इजराइल अपने अहदाफ की तरफ बढ़ता जाएगा। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.